Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. The first part of today's discussion will be a revision of some of the things that we have earlier studied. First of all, let me know, can you see the screen that I'm sharing? Can you listen to me clearly? क्या मेरी आवाज आपको सही तरह से आ रही है? Let me repeat. क्या आप लोगों को मेरी आवाज सही तरह से आ रही है? यस सर। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहली बात तो ये बताइए कि आपको अपनी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? सर डिस्टेंस वाला हैंड आउट है। डिस्टेंस वाला हैंड आउट नजर आ रहा है। तो इस हैंड आउट को डिस्कस करूंगा मैं सबसे पहले एक रिवीजन के तौर पे। तो अब मैं बात शुरू कर रहा हूं और मैं कुछ देर के लिए आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं ताकि आपकी कोई आवाज़ ना आए। जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स आएंगे मैं उनको डिस्कशन में शामिल करता रहूंगा। ठीक है? ओके। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि ज़मीन पर फासले नापने के लिए डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स और सिटीज़ आमतौर पे हम माइल या किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन में डिस्टेंसेस जो है वो नॉटिकल माइल में मेजर किए जाते हैं। ये फिगर मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। सेंटर ऑफ अर्थ है और सरफेस ऑफ अर्थ पे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। इन पॉइंट्स को अगर सेंटर ऑफ अर्थ से मिलाया जाए तो ये एक एंगल बन रहा है जिसको हम कह सकते हैं एंगल ACB। याद रहे कि ज़मीन का रेडियस जो है वो तकरीबन 6371 किलोमीटर है और इसको अगर आप 2πr फार्मूला इस्तेमाल करें तो सरकमफ्रेंस मिल जाएगा, यानी ये पूरी गोलाई। किसी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस अगर निकालना है तो ये भी जहन में रहना चाहिए कि पूरा एक सर्कल 360 डिग्री, हाफ सर्कल 180 डिग्री, क्वार्टर 90 डिग्री, सो ऑन। एक डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं, एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड्स होते हैं। और अगर ये एंगल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, एंगल बिटवीन ए एंड बी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर ये डिस्टेंस एक आर्क मिनट या ये एंगल जो है एक आर्क मिनट है, तो हम डिस्टेंस बिटवीन ए और बी जो सरफेस पे हैं इनके दरमियान डिस्टेंस को हम एक नॉटिकल माइल कहते हैं। और सरफेस ऑफ अर्थ अगर इसका सरकमफ्रेंस हम निकालें तो पूरा सर्कल 360 और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने आर्क मिनट बन जाते हैं। इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ आर्क मिनट ज़मीन का सरकमफ्रेंस इतना है। इसका मतलब हुआ कि ज़मीन का सरकमफ्रेंस नॉटिकल माइल में 21,600 है। अगर हम इसको किलोमीटर में निकालें तो 2πr मैंने जैसे आपसे कहा था, तो ये सरकमफ्रेंस तकरीबन 40,030 किलोमीटर आता है। चुनांचे 1 किलोमीटर कितना हुआ? अगर मैं 40,030 किलोमीटर को 21,600 नॉटिकल माइल से डिवाइड कर दूं तो 1 किलोमीटर जो है वो लगभग 1.85 नॉटिकल माइल आता है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आम हम ज़मीन पे जो मील की बात करते हैं जिसको हम लैंड माइल भी कहते हैं, तो 1 लैंड माइल इज 1.15 नॉटिकल माइल। याद रहे कि डिस्टेंसेस बिटवीन प्लेसेस ऑन अर्थ आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज लैंड माइल्स और किलोमीटर्स।
The distances and radius of planets and sun and other objects are also expressed in miles or kilometers, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं आपको। मरकरी का सूरज से फासला ये तकरीबन 5,79,00,000 किलोमीटर है और मरकरी का डायमीटर जो है 4,879 किलोमीटर है। इसी तरह जमीन का जो डिस्टेंस है सूरज से वो 14,96,00,000 किलोमीटर है। इसका एवरेज जो है वो 14,95,97,871 किलोमीटर है, जबकि जमीन का डायमीटर जो है वो 12,756 किलोमीटर है। इसी तरह जुपिटर का डायमीटर 77 करोड़, जो जमीन जुपिटर का सूरज से फासला 77 करोड़ 86 लाख किलोमीटर है और जुपिटर का डायमीटर जो है वो 1,42,000 बल्कि 1,00,000 तकरीबन 43,000 किलोमीटर है। यूरेनस का जो सूरज से फासला है वो 2,87,20,00,000 किलोमीटर है, जबकि इसका डायमीटर यानी यूरेनस का डायमीटर 91,118 किलोमीटर है। सूरज का ज़ाहिर डिस्टेंस सूरज से तो नील है, लेकिन सूरज का डायमीटर जो है वो 13,92,700 किलोमीटर है। ये नोट कीजिएगा कि डिस्टेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम अगर हम किलोमीटर और माइल्स में रखते हैं तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हमें डील करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम एक और स्केल इस्तेमाल करते हैं और इस स्केल पे हमें डिस्टेंसेस ज़ाहिर वही रहेंगे, लेकिन स्केल की वजह से हमें छोटे नंबर इस्तेमाल करने पड़ेंगे और ये स्केल है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जिसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जो किलोमीटर्स में इतना है 14,95,97,871 किलोमीटर। अब अगर मैं तमाम प्लैनेट्स के जो डिस्टेंसेस हैं सन से उनको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करूं तो उनके जो डिस्टेंसेस थे उनको मैं इस नंबर से डिवाइड करूंगा। पिछले पेज पर हमने कुछ प्लैनेट्स के सूरज से डिस्टेंसेस लिखे थे और आप लोगों से एक ज़माने में मैंने कहा था कि प्लैनेटरी डेटा जो है वो आप किसी भी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। तो प्लैनेटरी डेटा जहाँ दिया जाता है किसी टेबल में डिस्टेंसेस जो है वो किलोमीटर या माइल्स में होते हैं और किसी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में होते हैं। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि मरकरी का सूरज से फासला 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जबकि वीनस का 0.723, ज़मीन का 1, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ज़मीन और सूरज का एवरेज डिस्टेंस है, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इस तरह मार्स 1.5, जुपिटर 5.2, सैटर्न 9.5, यूरेनस 9.18, नेपच्यून तकरीबन 30 और प्लूटो 39.53, तकरीबन 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आपने इन तमाम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो ये जो नंबर्स दिए हुए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स उनको 14,95,97,871 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही सारे डिस्टेंसेस जो हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बजाय किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस वक्त मैं ये लाइंस लिख रहा था उस वक्त मैंने एक एप्लीकेशन खोली और उससे कुछ प्लैनेट्स के डिस्टेंसेस लिखे। कहाँ से? ज़मीन से। ये जो ऊपर फासले दिए हैं हमने ये प्लैनेट्स के सूरज से फासले हैं, लेकिन कोई एप्लीकेशन जैसे स्टार वॉक 2 है उसके ज़रिए या फिर आप स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर के ज़रिए किसी भी वक्त ज़मीन से प्लैनेट का फासला हासिल कर सकते हैं। तो जिस वक्त मैं ये लाइंस लिख रहा था उस वक्त वीनस का ज़मीन से फासला 0.33 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या
4 करोड़ 93 लाख किलोमीटर था। मरकरी का 0.61 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 9 करोड़ 12 लाख। जुपिटर का उस वक्त जमीन से फासला 4.23 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 63 करोड़ 27 लाख। प्लूटो उस वक्त 33.14 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पे था यानी 4 अरब 95 करोड़ 76 लाख 73,445 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये भी बात हो चुकी है आप लोगों से कि क्लोजेस्ट जो स्टार है जमीन से, वैसे तो सन है क्योंकि सन भी एक स्टार है, लेकिन सोलर सिस्टम के पड़ोस में जो करीब तरीन सितारा है जिसको हम प्रोक्सिमा सेंटोरी कहते हैं, वो 4.24 लाइट ईयर्स के फासले पर है। और लाइट ईयर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तकरीबन 2,99,792.458 किलोमीटर पर सेकंड है। तो इस रफ्तार से लाइट जो है 1 मिनट में इतना फासला तय करती है, 1 घंटे में इतना फासला तय करती है, 1 दिन में इतना फासला कैसे हासिल हो रहा है? ये 1 सेकंड में है, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिनट का आ गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1 घंटा आ गया, फिर 24 से मल्टीप्लाई किया तो 1 दिन आ गया, और फिर 365 से मल्टीप्लाई किया तो 1 साल में जो लाइट फासला तय करती है वो आ गया। अगर इस फासले को, जो कि किलोमीटर्स में एक बहुत बड़ा नंबर है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जितने किलोमीटर हैं उससे डिवाइड कर दूं तो एक लाइट ईयर जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतना आएगा। यानी एक लाइट ईयर का फासला ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है उसके मुकाबले में 63,239 गुना ज़्यादा है। यानी जब लाइट जो है वो 1 साल में 63,239.35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का फासला तय करती है। Now, the light takes 4.24 light years to travel from our nearest star to us. और ये जो डिस्टेंस किलोमीटर में बनता है इतना बड़ा बनता है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। जबकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखें ये भी कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में एक लाइट ईयर में इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हैं, तो 4.2 लाइट ईयर्स में मैं इस वक्त अब आपकी चैट नहीं देख रहा, जिस पर सवालात इनवाइट करूंगा तो फिर मैं आप लोगों के चैट देखूंगा। मैं ये बता रहा था कि एक लाइट ईयर में इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हैं, तो 4.24 लाइट ईयर्स में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे वो ये लिखा हुआ है। यानी प्रोक्सिमा सेंटोरी जो कि 4.24 लाइट ईयर के फासले पे है, उसका डिस्टेंस किलोमीटर में इतना है, वो जो बहुत बड़ा नंबर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी काफी बड़ा है। सो एक्सप्रेसिंग डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स इन किलोमीटर इज डिफिकल्ट। यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। इसलिए कि अभी तो हम सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स की बात कर रहे हैं। सितारा रेजल जो है, वन ऑफ द स्टार्स इन कॉन्स्टलेशन ओरायन, 773 लाइट ईयर के फासले पे है, और इन किलोमीटर ये इतना बनेगा, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी ये एक अच्छा खासा बड़ा नंबर बन रहा है। कितना नंबर? 4,88,84,014 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड वी हैव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स गैलेक्सीज जो कि मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के फासले पे हैं। तो हम जब स्टार्स के फासले बता रहे होते हैं तो वो आमतौर पर लाइट ईयर्स में होते हैं, गैलेक्सीज के भी लाइट ईयर्स में होते हैं। यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी उनके लिए बहुत छोटा यूनिट है, और किलोमीटर तो बहुत ही छोटा यूनिट है। अच्छा जनाब, आ, आपकी चैट मुझे कहाँ दिखाई देगी? यहाँ दिखाई देगी। जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। somebody asked के काइंडली एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैं जो जूम का रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे जैसे मुझे नज़र आती है किसी स्टूडेंट की दाखिले की दरख्वास्त, तो मैं उसको एडमिट कर लेता हूँ, परेशान ना हो। Somebody is writing on this screen.
I don't allow this. इस वक्त 28 पार्टिसिपेंट्स हैं और मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है पार्टिसिपेंट्स की। ज़्यादा प्लीज इंटरफेयर ना कीजिए। आप के कमेंट्स मैंने अभी पढ़े हैं, तो आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट में कर लें। रिकॉर्डिंग में आपसे बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, लिहाजा बहुत ज़्यादा सवालों की ज़रूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए। इस रिवीजन का अगला हिस्सा हमने सितारों के फासलों के सिलसिले में एक और यूनिट का जिक्र किया था, और वो यूनिट था पारसेक। और उसकी लॉजिक भी डिफाइन की थी हमने कि अगर यहाँ कोई स्टार है और हम जनवरी के महीने में E1 पोजीशन से स्टार को देखते हैं, फिर जुलाई के महीने में E2 पोजीशन से स्टार की पोजीशन देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर जो सितारे हैं उनके मुकाबले में हमें इस स्टार की पोजीशन डिस्प्लेस नजर आएगी, जिसको हम पैरेलैक्स कहते हैं। पैरेलैक्स E1 E2 के दरमियान बनने वाला एंगल जो है, इसको भी पैरेलैक्स लिया जाता है, लेकिन हम आमतौर पे इसका आधा जो है इसको हम पैरेलैक्स लेते हैं। यानी हम पैरेलैक्स को रिलेट करना चाहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। तो अगर हम s = r थीटा को इस्तेमाल करके s E1 E2 डिस्टेंस लें, तो ये 2 टाइम्स अर्थ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो अब r जो कि स्टार से फासला है वो कितना होगा? थीटा को अगर हम पैरेलैक्स एंगल समझ लें और रेडियंस में, तो 2a s = r थीटा में s की जगह 2a रखा, r थीटा, और थीटा की जगह हमें वो एंगल रखना होगा जो कि ये हमारा 6 महीने में जो वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ स्टार है वो रखेंगे हम यहाँ। इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन थीटा होगी। और अगर हम थीटा के आधा एंगल रखें तो स्टार का डिस्टेंस जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय पैरेलैक्स होगा। अब इस के ज़रिए अगर हम कैलकुलेशन करें कुछ, कि अगर पैरेलैक्स जो है वो 1 आर्क सेकंड है, इसका मतलब है 1 आर्क मिनट का 60वां हिस्सा है, यानी 1 डिग्री का 3600वां हिस्सा है, और उसको फिर हम पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर दें तो रेडियंस आएगा। तो 1 आर्क सेकंड के इतने रेडियंस बने। चुनांचे डिस्टेंस निकालने के लिए मैं या तो ये इस्तेमाल करूंगा या इसकी आधी वैल्यू इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि थीटा ये वाला एंगल है और पैरेलैक्स जिसको मैं कहूँगा वो ये वाला एंगल है। तो इसको आधा कर दूं तो हमारे पास a = 1। तो ये डिस्टेंस बनता है फॉर 1 आर्क सेकंड पैरेलैक्स, डिस्टेंस बनता है इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कैसे हासिल हुआ है? इस फॉर्मूले में ऊपर a = 1 है और नीचे p = ये रेडियन वैल्यू है। सो 1 अपॉन दिस रेडियन वैल्यू, बल्कि इसके हाफ, उससे हमारे पास ये एक आर्क सेकंड का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्विवेलेंट आ गया। अगर किसी सितारे का पैरेलैक्स एंगल 1 आर्क सेकंड है तो उसका डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आ गया। इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर लें, लाइट ईयर में करना चाहें तो कर लें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम एक नया यूनिट जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम कर चुके हैं पहले, कि 3.26 लाइट ईयर्स जो है उसको हम एक पारसेक कहते हैं। एक पारसेक, एक आर्क सेकंड का पैरेलैक्स है तो फासला 3.26 लाइट ईयर्स है, और इस 3.26 लाइट ईयर्स को 1 पारसेक कहेंगे।
अगर दो आर्क सेकंड है तो डिस्टेंस ज्यादा पैरेलक्स एंगल मींस कम डिस्टेंस, तो हाफ पार्सेक रह जाएगा। 0.5 है तो यानी कम कर दिया पैरेलक्स एंगल, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब अगर मैं किसी भी स्टार का पैरेलक्स एंगल P यानी थीटा का आधा इस्तेमाल करूं इसमें, इस फॉर्मूले में R इज इक्वल टू 1/P, तो ये मुझे पैरेलक्स एंगल यहाँ रखकर रेडियंस में, P वैसे तो आर्क सेकेंड में है लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, तो 1 ये, और अगर P को मैं आर्क सेकेंड रखूं तो अब R जो है वो पारसेक में आएगा। अगर P को मैं रेडियंस में रखूं तो ये किलोमीटर में आएगा। ये जो बॉक्स किया है मैंने फॉर्मूला, ये आपको एक सिंपल रूल दे रहा है कि अगर आपने किसी स्टार का पैरेलक्स P इस्तेमाल किया है तो 1/P जो है वो उस स्टार का डिस्टेंस इन पारसेक देगा। अब ये कन्वर्जन देख लीजिए, एक पारसेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर्स है, और इसमें इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हैं जो कि हमने ऊपर बताया। और एक पारसेक किस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा? जो पैरेलक्स जिसका एक आर्क सेकंड हो। अब अगर हम एक लाइट ईयर लें तो एक लाइट ईयर, एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स हैं, तो एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे, या उल्टा प्रॉब्लम, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने किलोमीटर होंगे, ये हमें पहले से पता है। चुनाचे अब हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हम सिर्फ पैरेलक्स एंगल को इस्तेमाल करके, पैरेलक्स एंगल अगर 0.02 आर्क सेकंड है तो 1/0.02 आर्क सेकंड 50 पारसेक देगा। एक पारसेक में कितने लाइट ईयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लाइट ईयर्स आ जाएंगे। एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ जाएंगे। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने किलोमीटर्स का होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किलोमीटर्स आ जाएंगे। अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को जो म्यूट है वो हटा रहा हूं। अगर किसी ने सवाल करना है तो कर ले, वरना फिर अपनी आज की डिस्कशन के दूसरे हिस्से की तरफ जाऊं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे ये पूछना था, ये जो आपने पढ़ाया है ये आपने पहले भी पढ़ा चुके हैं? जी जनाब, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है सर, ये लेकिन पूछना था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने रिवाइज कराई, जी क्योंकि जी सर, हम इसके इसको इसके ऊपर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा असाइनमेंट के तौर पे, और वो असाइनमेंट आपने कैसे सबमिट करना ये बताऊंगा। और असाइनमेंट का सिलसिला बस मैं इसी हफ्ते शुरू कर दूंगा। 5-5 नंबर के असाइनमेंट्स आपको भेजूंगा, आपने कैसे सबमिट करने हैं ये मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। जी सर। सर ये जो 5 नंबर है पेपर में इंक्लूड हो गए? 100 में से 5 एक असाइनमेंट, 100 में से 5 एक असाइनमेंट, 100 में से 5 एक असाइनमेंट, इस तरह से करके मैं आप लोगों को मार्क्स एलोकेट करूंगा। फिजिकल इम्तिहान यूनिवर्सिटी नहीं ले पाएगी। अभी तो बहुत आ रहा है कि साहब वो क्या नाम है, जुलाई में जो है वो 40 मिनट की क्लासें होंगी, तो ये सब बेकार बातें हैं। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से लोग मुब्तला हो रहे हैं इस बीमारी में, मुझे जी जी नहीं इम्कान के इस साल यूनिवर्सिटी हम उस तरह देख सकेंगे जिस जिस यूनिवर्सिटी से हम वाकिफ हैं। बिल्कुल सर, दुआ अल्लाह ताला से ये सब जल्दी ठीक हो जाए। बेटा दुआएं करते रहो, इस्तगफार करते रहो, सब अपनी जगह, लेकिन हमें जो काम करना है, मेरा जो काम है ना वो ये कि अपने पास जो नॉलेज है मैं वो आपसे शेयर करूं, वो मैं आपसे सर ये शेयर कर लेक्चर रहा ग्रुप हूँ। में कब पोस्ट करेंगे आप? बेटा ये फेसबुक ग्रुप पर डाल रहा हूँ, ये डाल चुका हूँ, ये जो 3 मैंने अभी पेज डिस्कस किए हैं। सेट। फेसबुक ग्रुप पे पहले डालूंगा मटेरियल, और जूम क्लास में बाद में डिस्कस करूंगा। जब भी तो सिर्फ आज पार्टिसिपेंट 30 हैं। अगर मैंने फेसबुक ग्रुप पे ये मटेरियल ना डाला होता तो अभी तक लोग 40 से ऊपर आ चुके होते हैं।
जी जी मुझे बिल्कुल। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। चाहे 2 बच्चे भी ऑनलाइन आते हैं, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा कि मैं इंटरेक्ट करके आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। सर ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये जी आप कहाँ पे पोस्ट करेंगे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। अगर हम 50 मिनट तक डिस्कशन करेंगे ना, तो ये तकरीबन बन जाएगी लगभग 50-55 मेगाबाइट, और ये फेसबुक पे आराम से अपलोड नहीं होती। तो इसके लिए मैं कोई और तरीका तलाश करूंगा। लेकिन ये जो मैंने 3 पेज अभी डिस्कस किए हैं, ये फेसबुक ग्रुप पे तो आपके पास है। हाँ, मेरी जो गुफ्तगू है, जी सर बिल्कुल, ये गुफ्तगू की वैल्यू वो है बस। गुफ्तगू अभी मुझे पता नहीं चला, सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग भी अलग से हो सकती है। और साउंड रिकॉर्डिंग अगर हो गई कामयाब, तो मैं सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा कि आप जो है वो पेज सामने रखते रहें और मेरी बात सुनते रहें। ठीक है सर आप इसको गूगल ड्राइव पे डाल के गूगल ड्राइव की लिंक भी तो शेयर कर सकते हैं हमसे। बेटा, गूगल ड्राइव यही सोच रहा था मैं, क्योंकि आईबीए में जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो आईबीए वालों का अपना सिस्टम है। तो जब उनकी जो क्लास थी वो तो तकरीबन 100 मिनट की थी, तो वो बहुत बड़ी फाइल थी, तो वो फेसबुक ग्रुप पे बिल्कुल अपलोड नहीं हुई। तो वो जो आईबीए का सिस्टम था उसमें वो अपलोड हो गई। ठीक है सर। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह साउंड रिकॉर्डिंग तो जरूर आप तक पहुंच जाएगी। अब मैं आपको सब लोगों को फिर से म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो जल्दी से। सर ये अजानों का टाइम हो रहा है, 5 मिनट रुक जाए क्योंकि वो अजाने हो पूरे चुकी कराची है, में ही हो रहा है। तो आपका जी जी। काम। जी बोलिए। तो ये जो यहाँ पे बट रेडियस ऑफ अर्थ इन किलोमीटर है, जी 671 किलोमीटर है, ठीक है सर। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ 2 पाई r637। सर ये इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में रखने के बाद ये वाला आंसर नहीं आ रहा है जो आपका है। एक मिनट। सर इसमें पाई की वैल्यू भी पुट करनी है। पाई की वैल्यू आप 3.14 ही इस्तेमाल कर लीजिए। यस सर। और सर रेडियस, आप इस रिलेशन की सर बात कर रही हैं? सर ये वाला सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू आई है 40030. सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। सर फर्स्ट पेज 2 पाई r6371 इज इक्वल टू। अरे बेटा, एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो। इसकी बात कर रही हो? यस सर। देखो 360 डिग्री तो सर्किल होता है, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आर्क मिनट बन गए। ये आया कि नहीं आया? यस सर। तो इसका मतलब जमीन का सर्कमफ्रेंस इतने नॉटिकल माइल्स है, क्योंकि एक आर्क मिनट एंगल का मतलब 1 नॉटिकल माइल। चुनाचे अगर जमीन का सरकमफ्रेंस 21,600 आर्क मिनट है, तो इसका सरकमफ्रेंस नॉटिकल माइल में 21,600 हुआ। और किलोमीटर में करना है तो मैं आपसे कह रहा था 2 पाई आर, तो जमीन का जो रेडियस है 6371, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर नहीं आया? नहीं सर। नहीं आया? अरे भाई चलो, मैं भी कोशिश करता हूँ कि देखूं कि मेरी ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। सर कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। नहीं, इसमें वो मसला नहीं है। 2 into 3.14 मल्टीप्लाइड बाई हेलो सर। 3। भैया एक बात पूरी होने दो, जी एक बात जो हो रही है वो पूरी होने दो। जी जी। तो 3.14 से मेरे पास 40,009 आ रहा है। और यस अगर सर आप मेरे हाँ, और पाई की वैल्यू अगर आप सही इस्तेमाल करें 6-7 डेसिमल तक, तो फिर 40,030 आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करें। हाँ तो वो की तो 40,009 आया ना। आपके पास भी 40,009 है? हेलो। यस सर यस सर। हाँ, तो 40,030 जब आएगा जब आप पाई की सही वैल्यू इस्तेमाल करेंगी।
इसका मतलब ये है कि अगर पाई की वैल्यू आपने 3.14 इस्तेमाल की और आपने मिसाइल मारा तो वो तकरीबन 21 किलोमीटर ऑफ टारगेट जाएगा पूरे सरकमफ्रेंस पे। तो पाई की वैल्यू 5-6 डेसिमल तक इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। एनी अदर सर क्वेश्चन? जी सर सर आपसे एक क्वेश्चन है। कौन बोल रहा है? बासित पहले बोल लो तुम। ये प्रोफेसर कौन है? जी सर हमें आपसे हम हेलो बासित सर। बासित को बोलने दो जरा। जी सर हम आपसे ये पूछ रहे थे, जब हम आपने जो पुराना पढ़ाया था इन छुट्टियों में हम उसे तरतीब दे रहे थे तो उसके अंदर एक डेरिवेशन ऐसी थी जो हमें समझ नहीं आ रही सर, अगर आप बोलेंगे तो हम पिक लेके। नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीजें जो है ना आप पिक लीजिए, पिक लेके आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं वहां जवाब दूंगा आपको। जी जी वो मैसेंजर पे ना? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। मेरा ख्याल है मैं इस हिस्से को अब बंद कर रहा हूँ और आई एम गोइंग टू कंसीडर द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डिस्कस टुडे, और वो है विजिबिलिटी ऑफ न्यू क्रिसेंट मून। क्या आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा नजर आ रहा है? हरा? जी बिल्कुल, हटा दीजिए ये इसकी हम। हाँ, अब मैं इस फाइल को शुरू से डिस्कस करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को। ये भी मैं शेयर कर चुका हूँ। प्लीज स्क्रीन पर कुछ न लिखिए। सर आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर नहीं है। आप मोबाइल पे देख रही हैं? वो सर लैपटॉप। लैपटॉप पे तो क्लियर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। सर ये मोबाइल पे भी क्लियर है। क्लियर है? अच्छा भाई, आपका मोबाइल जो है वो 80,000 वाला होगा। नहीं सर 9,000 रुपये वाला है। वाह क्या बात है। इंटरनेट स्पीड ये वैसे ही है क्लियर का। जी बेहतर होगी कुछ? यस सर। अच्छा, आपकी कोर्स आउटलाइन में ये एक लिखा हुआ है और मुझे नहीं पता कि दूसरे सेक्शंस में पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि ये मेरा ही रिसर्च एरिया है और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूँ। बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, मोटी मोटी बातें बताऊँगा, गौर से सुनिएगा। और अब मैं फिर सबको म्यूट कर रहा हूँ। किधर गया म्यूट वाला यार? एनीवेज, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए वैसे तो जो मैंने सबसे पहले लिखा है मैं सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, इसमें पहला जो सॉफ्टवेयर है वो एक्यूरेट टाइम है और इस सॉफ्टवेयर को आप इस वेबसाइट icoproject.org इस्लामिक क्रिसेंट ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट अगर आप लिख के गूगल करेंगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इस पर से आप एक्यूरेट टाइम डाउनलोड कर लीजिए। आपके एक साथी ने इसका लिंक जो है वो ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। उसके लिए स्टार वॉक 2 मोबाइल एप्लीकेशन है जो मेरा ख्याल है आप लोग तुम सबके मोबाइल पे होगी। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर है स्टेलेरियम, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको मैं आज थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी, एक्यूरेट टाइम भी दिखाऊंगा आपको और स्टेलेरियम भी दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये जो प्रॉब्लम है अर्लीस्ट विजिबिलिटी ऑफ न्यू लूनर क्रिसेंट, इसको समझने के लिए मैंने एक फिगर बनाई हुई है। क्या ये फिगर आपको नजर आ रही है? अच्छा, इसमें ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, जाहिर है ये मेरा, अगर मैं मैदान में खड़ा हुआ तो जहाँ जमीन और आसमान मिल रहे हैं ये होराइजन है। सूरज बिल्कुल अभी अभी गुरूब हुआ है तो मैंने सूरज को होराइजन के मुकम्मल तौर पे नीचे बनाया है और सूरज से एक वर्टिकल लाइन भी बनाई हुई है।
फर्ज करें कि जब सूरज गुरूब हुआ है तो चांद यहाँ पर है। तो इस फिगर में कुछ चीजें हमने समझनी है, वो टर्मिनोलॉजीज जो लिटरेचर में इस्तेमाल होती हैं। आप जानते हैं कि एजिमथ जो है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मेजर किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है उस वक्त सूरज का एजिमथ कितना है और चांद का एजिमथ कितना है ये आपको पता चल जाएगा। इन दोनों के एजिमथ का डिफरेंस जो है, यानी डिफरेंस ऑफ एजिमथ, इसको डैश लिखा जाता है लिटरेचर में। इसी तरह आपको चांद और सूरज के एल्टीट्यूड भी पता चल जाएंगे सॉफ्टवेयर से। अब चांद और सूरज के एल्टीट्यूड्स का जो डिफरेंस है, इसको आर्क ऑफ वी कहा जाता है, आर्क ऑफ विजन। ये क्लासिकल टर्म है, 150-200 साल से इस्तेमाल हो रही है, बल्कि इससे भी ज्यादा। जबकि सूरज और चांद के दरमियान बराह रास्त जो एंगुलर फासला है, इसको आर्क ऑफ लाइट कहते हैं। जितना ये बढ़ता चला जाएगा उतना चांद की जो क्रिसेंट शेप है ना, इसमें क्रिसेंट अगर आज पतला है तो अगले दिन चौड़ा हो जाएगा, उससे अगले दिन और चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये आर्क ऑफ लाइट बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तीन चीजें हैं, डैश, आर्क पी और आर्क लाइट। ये बुनियादी टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं। और भी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इस फिगर से मुताल्लिक इन तीनों टर्म्स को मैंने यहाँ डिफाइन भी कर दिया, कुछ डिस्क्राइब भी कर दिया। दिस फिगर शोज द पोजीशन ऑफ सन एंड मून जस्ट व्हेन द सन हैज सेट just below horizon. The important physical local parameters are this. Arc of light, मैंने आपको बताया कि it is the direct angular separation of sun and moon and is an indicator of phase. जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा चांद का फेस बड़ा होगा, यानी चांद क्रिसेंट ज्यादा चौड़ा होगा, और चौड़ा होने का मतलब ब्राइट होगा। More arc light, more is the phase and more is the brightness. Smaller arc light, smaller is the phase, lesser is the brightness. लेकिन इसमें एहतियात करनी चाहिए, जो कि आमतौर पे हमारे अक्सर सॉफ्टवेयर जो है वो गड़बड़ करते हैं। जब चांद हमारे साथ बहुत क्लोज होता है तो वो बड़ा होता है, और जब बहुत दूर होता है तो वो बहुत छोटा होता है। तो जो आर्क ऑफ लाइट है उससे हम जो कह रहे हैं कि जी ये क्रिसेंट की ब्राइटनेस से लिंक्ड है, तो ये एंटायरली करेक्ट नहीं है। अगर चांद नए चांद के टाइम पे हमसे बहुत करीब है तो छोटी आर्क लाइट से भी उसका ब्राइटनेस ज़्यादा हो सकती है, और कम आर्क लाइट से भी अगर चांद हमसे बहुत करीब है तो कम आर्क लाइट से ब्राइटनेस ज़्यादा हो सकती है, और जब चांद बहुत दूर है तो ज़्यादा आर्क लाइट से भी ब्राइटनेस कम हो सकती है। तो लाइट कलर जो इस्तेमाल हुआ है, ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जिसको एलोंगेशन भी कहते हैं, सेपरेशन बिटवीन सन एंड मून, इसका ब्राइटनेस से कुछ ताल्लुक है। लेकिन आर्क लाइट और एलोंगेशन इज नॉट अ वेरी डिपेंडेंट पैरामीटर। आर्क ऑफ विजन, और इसके लिए मैंने बताया था कि सूरज और चांद की जो बुलंदी है उफुक से, उनका डिफरेंस है ये। So if the relative altitude of moon or the altitude of the moon minus the altitude of sun, this parameter indicates the position of lunar crescent in the twilight. आपको पता है जब सूरज गुरूब होता है तो मगरबी जो उफक है वो रोशन रहता है, जिसको हम ट्वाइलाइट कहते हैं, और हमने शायद कभी ट्वाइलाइट क्लास में डिस्कस भी की हो। हाँ, जितना ज़्यादा ये एल्टीट्यूड का फ़र्क होगा उतना ज़्यादा सूरज ट्वाइलाइट से दूर होगा चांद, और नजर आने का इम्कान ज़्यादा होगा। और जितना आर्क का वी कम होगा तो वो एल्टीट्यूड चांद का कम होगा, तो वो चांद का नजर आना मुश्किल होगा। कोई सवाल पूछना चाह रहा है? यस सर। हाँ बोले। सर ये जो एल्टीट्यूड ऑफ द मून माइनस एल्टीट्यूड ऑफ द सन, ये तो समझ में नहीं आया, आपके दोबारा बता दीजिए। जी फिगर में वापस आऊं, ये देखिए चांद यहाँ है, सूरज यहाँ है, ये एल्टीट्यूड का फर्क है,
ये एजिमथ का फर्क है। अगर एल्टीट्यूड ज्यादा होगा इसका मतलब है ट्वाइलाइट से बाहर है, या ट्वाइलाइट के रोशन हिस्से से दूर है। जितना एल्टीट्यूड कम होगा रोशन हिस्से के अंदर होगा। एक और बात भी बता दूं, अब वापस आ गए इस फिगर पे। ये एक पोजीशन है, चांद की पोजीशन यूं भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। जब हम कहते हैं ना कि साइंटिफिकली कोई शख्स कहता है मैंने चांद देख लिया, हम उससे यही पूछते हैं कि जब तुमने चांद देखा टाइम कितना था, जिससे हमें अंदाजा हो कि चांद कितना ऊंचा था उसके जगह से। और फिर हम उससे पूछते हैं लगभग कितना ऊंचा था। फिर उससे एक चीज ये भी पूछते हैं, देखो यहाँ पे अगर चांद है ना, सूरज की रोशनी यहाँ से पड़ रही है, तो चांद क्रिसेंट यूं है, यानी कोने जो है वो नॉर्थ की तरफ या राइट की तरफ झुके हुए हैं। लेकिन अगर चांद यहाँ पर हो तो अब क्रिसेंट जो है वो इस तरह होगा और कोने जो है लेफ्ट की तरफ झुके होंगे, यानी साउथ की तरफ झुके होंगे। सबसे अहम सवाल ये होता है कि भाई तुमने चांद देखा, उसके कोने जो है, अगर यहाँ चांद यहाँ पे है तो कोने सीधे ऊपर होंगे। तो अक्सर और बेशतर ये जवाब गलत आते हैं। इस दफा जो पसनी और गवादर से इन्होंने जम्मे गफीर की शहादत ले ली थी, उन सब जिसका फोन मैंने अटेंड किया, उन सब ने इन सवालों के जवाब गलत दिए। और मैंने इसीलिए इख्तलाफ भी किया। भारत मुफ्ती साहब ने फैसला कर दिया, जामिद रशीद वाले जो है वहाँ पहुँच गए। जिन जिन लोगों ने चांद खुद देखने का दावा किया था उनसे सवालात किए, उन सब सवालात गलत किए। मुझे फ़ोन पे जो बताया था वो गलत थे, तो बाकी पर्सनली जब कोई पूछेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जी आगे बढ़ूं? सर आपने देखा था चांद? भाई हम लोग चांद देखने नहीं बैठते, हम लोग गवाहियों को इवेल्युएट करने के लिए बैठते हैं और हमें बंद कमरे में बिठाया जाता है। हमसे तो मीडिया वालों को नहीं मिलने दिया जाता। अच्छा जी, ये 3 पैरामीटर आर्क ऑफ लाइट, आर्क ऑफ विजन और डैश, यही नहीं है बल्कि और भी हैं। ये मैंने एक तस्वीर सेलेक्ट की थी तुम लोगों को ये बताने के लिए कि सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज के जो करीबी हिस्सा है वो बहुत रोशन है और दूर का हिस्सा कम रोशन है और दूर का हिस्सा कम रोशन है। इसी तरह रोशनी कम होती है, कि ये ट्वाइलाइट कहलाता है। इसी वजह से आर्क ऑफ लाइट डायरेक्ट डिस्टेंस, आर्क ऑफ वी विजन कितना ऊंचा है चांद वो, और रिलेटिव एल्टीट्यूड। देखो जितना एजिमथ के हिसाब से चांद सूरज से दूर होगा वो रोशन ट्वाइलाइट से दूर होगा, और जितना डैश कम होगा वो रोशन ट्वाइलाइट के करीब होगा। जितना एजिमथ का फर्क कम होगा उतना वो रोशन ट्वाइलाइट के करीब होगा। ये पिक्चर ट्रू पिक्चर है। अच्छा जी, इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं, लिटरेचर में बात होती है, रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। टाइम ऑफ बर्थ ऑफ मून। बर्थ ऑफ मून, अगर आपने लैब में या मेरी क्लास में कभी कुछ कोऑर्डिनेट का जिक्र सुना हो तो आसमान पर हम सितारों के, सूरज के, चांद के, सैयारों के राइट एक्सटेंशन और डिक्लिनेशन की बात करते हैं। बर्थ ऑफ मून वो लम्हा होता है जब सूरज और चांद का राइट एक्सटेंशन सेम हो। अगर चांद सूरज के मगरिब में है तो राइट एक्सटेंशन कितना डिफरेंट है, मशरक में है तो कितना डिफरेंट है। तो जिस वक्त ये राइट एक्सटेंशन बराबर होता है उससे पहले चांद मगरिब में होता है, और बिफोर दिस टाइम ये चांद जो है वो ओल्ड मून है, यानी पिछले महीने का चांद है। और जिस वक्त राइट एक्सटेंशन दोनों के बराबर हो गए वो बर्थ ऑफ मून है, और उसके बाद चांद जो है वो सूरज के मशरक की तरफ चला जाता है और अब ये नया चांद है। तो टेक्निकली बिलोंग्स टू द न्यू लूनर मंथ। तो बर्थ ऑफ मून वो लम्हा है जब चांद अपने पूरे एक सर्किल में, जिससे कि एक लूनर महीना बनता है, इस लम्हे से पहले पुराना चांद है, इस लम्हे के बाद नया चांद है। इसलिए इसको बर्थ ऑफ न्यू मून भी कहते हैं। लेट मी ऐड दिस वर्ड, बर्थ ऑफ न्यू मून।
सर राइट एक्सटेंशन किसे कहते हैं? अल्फा। बेटा स्क्रीन पर बिल्कुल निशान मत डालो वरना मैं ये डिस्कशन क्लोज कर दूंगा। मिटाओ ये निशान। ठीक है, मैं सेशन बंद कर रहा हूं अगर तुम लोग ये निशान मिटाओगे नहीं तो। सर ये कोई डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। आई काउंट टू 10। अगर ये निशान नहीं मिटा तो मैं सेशन क्लोज कर दूंगा। 1 सर ये कोई स्टूडेंट जो है वो क्लास को डिस्टर्ब 2 करता है, इसकी वजह से हम लोग भी सर 3 नहीं पढ़ सकते। 4 सर। 5 भाई जिसने भी गया यार क्लियर कर दो, इसको इरेज कर दो, 7 मेहरबानी होगी। ये आप लोगों की जहालत यहाँ पे भी खत्म नहीं हो रही, 9 जिसने भी किया है वो खत्म कर दे। 10। सर ये आप क्लियर कर दें इसको। प्लीज ये क्लियर कर दें। मेरे पास नहीं सर है, आप क्लियर कर दें। मेरे पास सर सर आपके पास ऑप्शन होगा। सर हम माजरत करते और की तरफ से, बाकी भाई जिसने भी किया है वो कर दे यार, इतनी अच्छी क्लास चल रही है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है जो तुम लोग बोल रहे हो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है जो तुम लोग कर रहे हो। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये मैं प्रोफेसर मालूम कौन करूंगा। है? जी ये प्रोफेसर को इंस्पेक्ट कर। तो मिस्टर प्रोफेसर, सर मैं भी मिटाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, ये हाँ मिट गया। हो रहा है। पता नहीं करा किसने था। प्रोफेसर साहब जो है, ये प्रोफेसर साहब का आप कौन साहब हैं प्रोफेसर? सर जिनका नाम नहीं पता, अपने नाम से नहीं है, उनको हटा दें, किक कर दें। गायब हो गए खुद ही। सर वही थे जी हाँ, तो ये जो आईआईटी की दुनिया है ये ऐसी नहीं है कि चोर पकड़ा ना जा सके। प्रोफेसर साहब को तो मैं देख एनीवेज, मैं फिर सबको म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, सर किसी ने पूछा था कि ये राइट एक्सटेंशन क्या होता है। मुख्तलिफ किस्म के कोऑर्डिनेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़मीन पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्लास में आपको एल्टीट्यूड एजिमुथ भी पढ़ाया था। उसके अलावा राइट एक्सटेंशन और डेक्लिनेशन जो है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्टेरियम, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राइट एक्सटेंशन डेक्लिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो बर्थ ऑफ मून जो है ये वो लम्हा है जब चांद और सूरज दोनों का राइट एक्सटेंशन सेम हो। इससे पहले चांद पुराना है, इसके बाद चांद नया है। और इसी लम्हे से जिस वक्त चांद और सूरज का राइट एक्सटेंशन सेम होता है, उसके बाद जो वक्त गुजरता है उसको हम एज ऑफ मून कहते हैं। एज ऑफ मून पॉजिटिव है तो इसका मतलब है नया चांद है, एज ऑफ मून नेगेटिव है तो इसका मतलब पुराना चांद है। तो दिस इज द टाइम elapsed since the birth of new moon till the time of local sunset, जिस वक्त हम चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इन चार पैरामीटर्स में बर्थ ऑफ मून, एज, विड्थ और लैग, इसमें विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी जिक्र किया था विड्थ का। जो क्रिसेंट है क्रिसेंट के जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसको हम विड्थ कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैग, लैग कहते हैं पीछे रह जाने को। यहाँ पे लैग इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन सनसेट एंड मूनसेट। सूरज के गुरूब होने के बाद
चांद कितनी देर बाद गुरूब हो रहा है। अगर लैग पॉजिटिव है इसका मतलब है चांद बाद में गुरूब हो रहा है और सूरज पहले गुरूब हो रहा है। अगर ये नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि चांद पहले गुरूब हो चुका है, सूरज बाद में गुरूब हो रहा है। सऊदी अरब और पेशावर वाले अक्सर ऐसे मौक़ों पर भी चांद देख लेते हैं कि जब चांद पहले गुरूब हो चुका हो और सूरज बाद में। तो ये 3 पैरामीटर पहले और 4 पैरामीटर ये बाद में, ये वो हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं इस मामले में कि चांद किन कंडीशन में नजर आएगा। यहाँ पे हमने आपसे कहा कि नोट के बर्थ ऑफ मून जस्ट टेल्स अस दैट व्हेन द मून एंटर्ड इनटू द न्यू फेज साइकिल, या नया महीना एस्ट्रोनॉमिकली शुरू हुआ है। विजिबिलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। एज ऑफ मून इज अलोन टोटली अनरिलायबल, एज नया चांद 15.2 घंटे की एज पे भी देखा गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि 30 घंटे से ज्यादा का चांद जो है वो नजर नहीं आता। लिहाजा एज ऑफ मून इज नॉट अ वेरी रिलायबल पैरामीटर। अच्छा साहब, अब जरा देखें हम कि लिटरेचर में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। We find the problem of determining when the new crescent will first be seen at any place on earth is an ancient problem, क्योंकि सबसे जो कदीम कैलेंडर्स हैं वो हैं ही चांद वाले कैलेंडर। सूरज वाला कैलेंडर तो बहुत बाद में आया। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, तो खास बात नहीं है, सिर्फ तारीख थोड़ी सी बताई गई है। 3000 साल पहले बाबल और नैनवा की जो तहजीब थी उनमें ये 2 कंडीशन इस्तेमाल की जाती थी कि चांद इन कंडीशन में नजर आ जाना चाहिए। पहली है कि एज 24 घंटे से ज़्यादा हो, यानी बर्थ ऑफ मून से अब जो मेरा सनसेट है उसमें 24 घंटे गुजर चुके हों, और लैग 48 मिनट, यानी सूरज के गुरूब होने के 48 मिनट बाद चांद गुरूब हो तो चांद नजर आ जाएगा। या फिर उनकी एक कंडीशन और भी थी कि लैग और आर्क ऑफ लाइट मिला के 20 डिग्री से ज़्यादा हो। देखो यहाँ मैंने 48 मिनट लैग जो है वो टाइम स्केल है, सूरज और चांद के गुरूब का फर्क, मगर इसको मैंने इक्वल टू 12 डिग्री लिखा है क्योंकि 4 मिनट जो हैं उसमें आसमान 1 डिग्री घूमता है, तो 48 मिनट जो है वो 12 डिग्री हुए हैं। इस वजह से लैग जो कि टाइम मेजर है लेकिन डिग्री में भी लिखा जा सकता है, आर्क ऑफ लाइट डिग्री में लिखा होता है, तो इन दोनों का सम अगर 20 डिग्री से ज़्यादा हो तो भी चांद नजर आने का इम्कान होता है। ये पुरानी तहजीब की बात है। जबकि 1000 साल पहले मुसलमानों ने जो कंडीशन इस्तेमाल की वो थी आर्क ऑफ विजन, यानी एल्टीट्यूड एट द टाइम ऑफ सनसेट, चांद का 8 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अभी जो जिस चांद पर ईद की आप लोगों ने उसका आर्क वी जो था वो 7.3 डिग्री था। मुसलमानों ने जो कंडीशंस इस्तेमाल की थी वो आर्क वी ग्रेटर देन 8 डिग्रीज और लैग 42 मिनट से ज़्यादा, ये दोनों कंडीशंस पूरी हों तो। हालांकि मुसलमानों के ने जो बनाया था तरीक़ा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था मैथमेटिकली भी और एस्ट्रोनॉमिकली भी, मगर मैंने यहाँ इसको बहुत सिंपल करके लिखा है। और हम ऐसे जो कंडीशंस हैं इनको रूल्स ऑफ थंब कहते हैं, यानी एक मोटी सी बात करती है, और ये मोटी सी बात अक्सर व बेशतर सही होती है। जदीद दुनिया में सबसे पहले मॉन्टर्स और फोदरिंगम थे जिन्होंने कुछ मॉडल्स बनाने की कोशिश की प्रेडिक्शन के लिए। जो डेटा उनको मिला था कि चांद कब कब नजर आया और कब नजर नहीं आया, उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया कि आर्क ऑफ वी यानी चांद उफक से कितना ऊंचा होना चाहिए, डैश की वैल्यू रखें तो पता चलेगा कि कितना ऊंचा हो। असल में अगर मैं ये इनइक्वालिटी की जगह इक्वेशन बना दूं तो ये पैराबोला, चलिए डैश क्या है? डैश अभी ये फिर आ गया प्रोफेसर साहब,
आपका नाम क्या है? Dash is the difference of azimuth between sun and moon at the time of sunset when we are trying to see the new crescent moon. जिस वक्त हम चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त चांद और सूरज के दरमियान एजिमत का फर्क, अगर ये इनइक्वालिटी की जगह इक्वेशन हो तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो इनका इन साहबान का जो मॉडल था उसके मुताबिक अगर चांद इस पैराबोला के अंदर है, यानी आर्क ऑफ ई इज लेस देन दिस, तो फिर चांद नजर नहीं आएगा। अगर इसके इस पैराबोला के बाहर है तो चांद नजर आएगा। उसके बाद एक और कोशिश हुई जिसमें इंडियन मेथड कहलाता है, वो उसमें पैराबोला डिफरेंट था, वो ये था। लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा बेहतर, अब मैं इस डिस्कशन को लपेट रहा हूँ, येलप ने की और उसने जो रिलेशन निकाली वो विड्थ ऑफ क्रिसेंट और एल्टीट्यूड के दरमियान निकाली और उसकी बुनियाद पर एक क्यू वैल्यू पैरामीटर डिफाइन किया और फिर जो डेटा है उसको एनालाइज करके कि चांद कौन कौन सी क्यू वैल्यूज में चांद की क्या कैफियत क्या थी। अगर क्यू की वैल्यू इस नंबर से बड़ी आती है तो इसका मतलब है चांद आसानी से नजर आ जाएगा। अगर क्यू की वैल्यू इन दोनों के दरमियान आ जाती है तो इसका मतलब चांद जो है उससे परफेक्ट वेदर कंडीशन में नजर आएगा। और अगर इनके दरमियान है तो चांद को देखने के लिए पहले टेलीस्कोप से तलाश करना पड़ेगा। अगर इन दो के दरमियान है तो अब सिर्फ टेलीस्कोप से नजर आएगा। अगर क्यू की वैल्यू इससे कम है तो चांद नजर नहीं आएगा। इस हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर बना लिए गए और इस किस्म के नक्शे पर तैयार किए जाते हैं। ये जो ऊपर 4 कंडीशन 5 कंडीशन है, इनमें पहली वाली जो है जिसके सामने रीजन ए लिखा है जिसमें चांद आसानी से नजर आ जाएगा, रीजन बी जिसमें चांद सिर्फ परफेक्ट वेदर कंडीशन में नजर आएगा, रीजन सी जिसमें चांद पहले टेलीस्कोप से तलाश करना पड़ेगा, डी जिसमें सिर्फ टेलीस्कोप से नजर आ सकता है और इसके बाद का इलाका चांद नजर नहीं आ सकता। तो ये ग्रीन वाला जो है ये रीजन ए है जिसमें चांद आसानी से नजर आएगा। ये जो येलो सा है परफेक्ट कंडीशन होंगी तो चांद नजर आएगा। ये जो गुलाबी सा है इसमें टेलीस्कोप से तलाश करना पड़ेगा चांद। नीले रीजन में टेलीस्कोप के अलावा नजर ही नहीं आ सकता और इसके बाहर चांद नजर ही नहीं आ सकता। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने इस किस्म के नक्शों के जरिए कैलेंडर बनाना डाला और उसमें हर 12 महीने में 4-5 दफा चांद उन कंडीशंस में होता है जहाँ टेलीस्कोप से नजर आ रहा है या पहले टेलीस्कोप पर तलाश करें। लेकिन हमारे भाइयों ने बगैर टेलीस्कोप के देख लिया चांद और वो जबरदस्ती की गवाहियां ले आए। Let me show you how to use accurate time, the software. अगर आप लोग थक गए हों तो मैं बात ख़त्म कर सकता हूँ यहीं पर और मज़ीद बात अगली दफ़ा करूँ। ख़ास तौर पे मैं आपको स्टेलेरियम और एक्यूरेट टाइम ये दोनों दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? मैप नजर आ रहा है, मैप। बस ठीक है, मैं अभी चेंज करूँगा उसको। अब भी यही नजर आ रहा है। चेंज कर रहा हूँ, रुक जाओ। ओके सर, वेटिंग। अब मेरे डेस्कटॉप नजर आ रहा है तुम्हें? मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है जनरल? यस सर, यस सर। अब एक्यूरेट टाइम सर का, मेरे पास नहीं पर अब आ गया। हाँ एक्यूरेट टाइम का मैंने विंडो खोल दी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं, आप किस तारीख पर काम करना चाहते हैं वो सकते हैं। इसमें पेयर अलर्ट्स भी आप ऑन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये मक्का के लिए किया हुआ है। मैं लोकेशन चेंज कर लूँ पहले। लोकेशन मैं लाना चाहता हूँ पाकिस्तान, कराची। ये मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया और देखो इसने खुद ब खुद कराची के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दे दिए हैं, टाइम जोन भी दे दिया है। टेम्परेचर इसने ये दिया हुआ है लेकिन ये टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर से कुछ नहीं करना।
कराची आ गया। अब ये कराची के नमाजों के औकात नीचे लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। लोकेशन कैसे सर ये सेट कौन करनी सा है ऐप है? बेटा? बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एक्यूरेट टाइम। थोड़ी देर से जिक्र कर रहा हूं मैं एक्यूरेट टाइम। लेक्चर शुरू किया था तो मैंने कहा था एक्यूरेट टाइम। और ये कहाँ से मिलेगा ये बताया था। इस्लामिक क्रिसेंट ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट लिख कर गूगल करोगे तो तुम्हें इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे जाना, वहां से ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना। ओके ओके सर ओके। डेट सेट करनी है, प्रेयर अलर्ट सेट करनी है, प्रेयर टाइम्स पूरे साल के निकालने हैं, मून फेजेस कैलकुलेट करने हैं। मैं आ रहा हूँ क्रिसेंट विजिबिलिटी। अभी कल बल्कि देखने की कोशिश की गई थी चांद। क्या तारीख थी कल? 21। सर कल क्या था? 21। कल सर कल 16। सोलर एक्लिप्स था ना। अब मैंने हाँ। तारीख तय करने के बाद ये प्रीव्यू बटन दबाना जरूरी होता है। नजर आ रहा है प्रीव्यू बटन? यस सर। ये दबाएंगे। उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेशन किस दिन के लिए करूं, 21 के लिए करूं, 22 के लिए करूं, 23 के लिए करूं। तो मैं आपको 21 के लिए कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। मैंने 21 सेलेक्ट किया और ये देखो नीचे कैलकुलेट का बटन लिखा हुआ है। ये फिर बदमाशी शुरू हुई प्रोफेसर साहब। मैंने कैलकुलेट दबाया तो उसने कैलकुलेशंस दे दी। सनसेट कितना है, मून सेट कितना है, चांद की एज कितनी है, लैग टाइम कितना है। 13 मिनट का चांद था सर कल। राइट डिसेंशन चांद का कितना है, राइट डिसेंशन सन का कितना है, डिक्लिनेशन कितना है, ये सारा डेटा उसने मुझे दे दिया। रिसेंट विड्थ कितनी है, एलिमिनेशन फेज कितना है, इलांगेशन का ही मैंने जिक्र किया होगा, वो इलांगेशन दी हुई है इसने 3 डिग्री 56 आर्क मिनट 35 आर्क सेकेंड। और उसके बाद उसने क्रिसेंट विजिबिलिटी, ये नोट देखो, नोट विजिबल, नॉट विजिबल इवन विद ऑप्टिकल एड। ठीक है जी, ये नजर आ रहा था तुमको? यस सर। यस सर, यस सर। सर ब्लर आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा अब है। ब्लर आ रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम है। चलिए एक चीज दिखाता हूं आपको मैं। क्रिसेंट विजिबिलिटी मैप, वो मैप जैसे जो मेरे नोट्स में था, किस तारीख के लिए? 21 जून के लिए। किस क्राइटेरिया पे? एक ओहदे का क्राइटेरिया है, मैं येलैब के क्राइटेरिया ज्यादा पसंद करता हूँ, ज्यादा करीब है। और ये नक्शा बनाएगा वही वाला जो मैंने अभी आपको अपने नोट्स में दिखाया। यानी 21 जून को इस पूरे इलाके में चांद नजर आना मुमकिन ही नहीं था टेलीस्कोप से भी। इस इलाके में टेलीस्कोप से नजर आ सकता था, इस इलाके में परफेक्ट कंडीशन में नजर आ सकता था। चलिए यही अब 22 जून के लिए बनाते हैं। ये सेलेक्ट किया 22 जून और फिर से बना रहे हैं। अब देखिए ग्रीन रीजन फैल गया। आज की शाम चांद हमारे यहाँ वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। जाइए बाहर जाके देख लीजिए। ये आज नजर आ रहा है। ये आज की शाम का मैप है। हमारे यहाँ चांद आज नजर आया। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं कैलकुलेशन दोबारा दिखाता हूँ आपको, लेकिन 22 जून की। अब जो 22 जून की कैलकुलेशन है तो इसमें आप देखिए यहाँ लिखा है इजीली विजिबल विद नेकेड आई, और आज पास आसानी नजर आ गया। तो ये था थोड़ा सा तारुफ एक्यूरेट टाइम का। अगर आप लोग क्रिसेंट विजिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर ज़रूर डाउनलोड कर लें, और इस पर हम जब भी आप चाहेंगे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। फिल वक्त मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? नथिंग। सर डेस्कटॉप आपका। और ये प्रोफेसर साहब फिर अपनी हरकतें कर रहे हैं। डेस्कटॉप आ रहा है जी सर, ये कर रहे हैं।
खैर, मैंने आपसे कहा था मैं आपको स्टेलेरियम दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे डेस्कटॉप, मेरे इस पे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट मौजूद है, नजर आ रहा है? यस सर। ये मैंने स्टार्ट किया। बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है ये, टाइम लेता है लोड होने में। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर ये जो रूल्स ऑफ थंब के नीचे आर्क ऑफ विजन ग्रेटर देन 11 ये फॉर्मूला है? जी, ये मॉन्टेस वगैरह ने जो बनाया था फॉर्मूला वो है। हाँ जी, अब क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? सर रात हो गई है। ये साउथ की डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। जी जी सर। लेकिन हम चाहते हैं साउथ के बजाय हम वेस्ट की तरफ देखें। मैंने जी। लेफ्ट से दबाया और मैं मूव कर रहा हूँ कर्सर को, ये वेस्ट आ गया। ये दबाया क्या है? लेफ्ट क्लिक, जी जी। लेफ्ट क्लिक दबा के मूव कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखो, ये नीचे बहुत सारी चीजें आ गई। जी इनको हम सीखेंगे 1 by 1। ठीक है, सर अब भी साउथ ही आ रहा है। यस सर, साउथ ही आ रहा है। थोड़ा इंतजार कर लो भाई, अभी भी सर आप साउथ आ बोले तो सही है सर, पता नहीं। जी सर साउथ आ रहा है। सर हम तो ईस्ट में है ना। बेटा, ये जो सॉफ्टवेयर हमें दिखा रहा है हम उसकी बात कर। सर वही बता रहा हूँ, साउथ आ रहा है। अच्छा, ये नजर आ रहा है आपको साउथ? जी सर। यहाँ पे एंटेयर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर। नो सर। सर ये रमीशा, प्रोफेसर, ये सब हमारी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है। अच्छा, प्रोफेसर जो है वो रमीशा हैं। वेरी गुड। नहीं सर, प्रोफेसर भी है, कोई रमीशा भी है। अच्छा सर ये कह रही है प्रोफेसर अलग है, रमीशा अलग है। अच्छा, शुक्र बता दी। देखिए, अच्छा ये बताइए, मैं साउथ पे रह रहा हूँ, आज मैं इसको तफसील से डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए, ये मैं कर्सर नीचे लेके जा रहा हूँ, नजर आ रहा है? यस सर आ रहा। और उसके बाद जो कुछ नीचे से निकल के आया वो नजर आया? नो सर। नो सर। नीचे सर। चलो वापस ऊपर ले गया, नीचे क्या नजर आ रहा है? बॉटम कुछ भी पे नहीं क्या आ रहा नजर सर, आ रहा है? ऊपर नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। बॉटम पे लिखा हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा? लिखा हुआ आ रहा है सर। क्या लिखा हुआ? राइट से दिया ऑफ 60 डिग्री 0.034 चलिए दोबारा मैं कर्सर नीचे लेके जा रहा हूँ, कुछ नजर आया उसके अलावा? यस सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। सर ये ऊपर नीचे हो रहा है। मैं कर्सर लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ, क्या मुख्तलिफ निशानात नजर नहीं आ रहे? नो सर। नो सर। नहीं नहीं। नो सर। अच्छा अब बताओ, सुबह आसमान पे लाइनें बनी हुई नजर आ रही हैं? सर ये प्रोफेसर बना। नहीं, ये मैंने बनाई है। सर ये आप ही कर रहे हो लाइनें बार बार। नहीं नहीं, इस साउथ के ऊपर लाइन सीधी ऊपर जा रही है। सही आ रही है। ओ भाई मैं नहीं कर रहा, हमजा क्या मजाक लगाया हुआ तुमने, कसम से। चलें फिर इस सॉफ्टवेयर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जी सर। ओके सर। सर मेरे मम्मा बुला आराम रही है से खाने करेंगे। के लिए। ओके, मैं सर फिर क्लास एंड करें, मम्मा बोल रही है खाना खा लो अभी। ओके, ऐसी एक और एप्लीकेशन भी तो है ना, स्टार वॉक 2। वो मोबाइल मैं पे है, आपसे मेरे पास नहीं है।
सर एंड कर रहे हैं क्या? भाई आप खान अपना माइक म्यूट कर लें। सर एंड कर दो सर, मम्मा बोले खाना खा लो आके। बार बार कहने की तो आप जरूरत नहीं चले जाएं, आपको खाने की क्यों बता रही, हमें नहीं। क्लास छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। आप भी साथ आ जाएं। है कौन? नाम तो बताएं अपना। नहीं, जो सिर्फ तंग करने के लिए आया वो नाम बताएगा आपको? यस सर, ये जो बोल रहा है इसका नाम पूछे ना, ये कौन है ये? आईपी ट्रेसर से आ गया।